पॉलिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो बात कर रहे थे हम जीपीएससी पेपर सॉल्यूशन के बारे में, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आगे बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जीपीएससी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा जीपीएससी 21, वहाँ पे जीपीएससी के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। आपको सारे लेक्चर वन बाय मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम सोल्व कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओएमसी ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। सिर्फ क्या करना था, 18 रूल फॉलो करवाना था। अरे गुजराती में कहिए दोस्तों तो खाली सरवाળા બાદબાકી કરવાનો હતું, 18 સરવાળો થાય છે કે નહીં એવો પ્રશ્ન પૂછી લીધો હતો, એટલે કે एकदम इजी क्वेश्चन હતો, बराबर છે। चलो આવી जाओ। અને जीपीएससी में क्या होता है, ठीक है, जीपीएससी में मोस्ट जो वो कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपने सभी क्वेश्चन का आप सोल्व करोगे ना, सभी क्वेश्चन का सोल्व करने जाओगे ना तो 2 मिनट तो कम से कम, यदि किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तब आप फटाफट 1 मिनट में चारों कर सकते हो। लेकिन यदि आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को सोल्व करने की, तब थोड़ी बहुत दिक्कत लगेगी, 2 मिनट चली जाएगी यहाँ ये क्वेश्चन सोल्व करने में। तो और जो भी स्टूडेंट को याद होता है ना, ये क्या है, इरिडियम वास का डेरिवेटिव स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है और 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करती है। उसके जो भी उसको पता होना चाहिए ना, वास का कॉम्प्लेक्स है, फिर क्या है हमारा रोहोडियम कैटालिस्ट है, मोनोसेंट्रोएसिटिक एसिड, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो वो 18 फॉलो नहीं करते हैं। तो जिसको पता है कि ये वास का डेरिवेटिव का कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने तो डायरेक्ट टिक लगा लिया होगा। डायरेक्ट चेक कर लेना पहले ऑप्शन से हम वन बाय बात करें। पहले ऑप्शन में देखो Fe के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तो क्या कार्बोनाइल के वैलेंस शेल में एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे 2 कार्बोनाइल दिए हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, 5 ईटा 5 C5। अरे ये इसका जोरदार क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी पूछ लिया था। कौन सा है, आपको अलग अलग पेंटाडाइनाइल, फिर हेप्टाडाइनाइल कैटायन, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए थे, उन्होंने उसमें से पूछ लिया था कौन सा प्रोटॉन मोर एसिडिक है, या तो कौन सा जो सबस्ट्रेट है वो ज्यादा एसिडिक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उसका आंसर आएगा पेंटाडाइनल कैटायन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ से प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। दूसरी बात, ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए ये सीपी रिंग किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे ईटा 5 C5 H5, यानी कि ईटा 5 सीपी भी बोल सकते हैं, सीपी साइक्लोपेंटाडाइनाइल। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, एक रिंग 5 इलेक्ट्रॉन, जिसकी हेप्टिसिटी 5 है। यहाँ पे 5 हेप्टिसिटी है तो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 हेप्टिसिटी है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो इसका टोटल हो जाएगा 18, यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स तो 18 रूल फॉलो करता है। दूसरा चेक करो, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा, आपको पूछा है कौन नहीं फॉलो करता है, वो चेक करना है। चलो ऑप्शन नंबर 2 Mn 7 इलेक्ट्रॉन डोनर। Mn के वैलेंस शेल में, मैंगनीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो करवा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो सीख सकते हैं, ठीक है। Mn के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनाइल के वैलेंस, एक कार्बोनाइल 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऐसे 4 कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, यस करेक्ट, कितने टोटल हो जाएंगे 4, टोटल 4 कार्बोनाइल, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8, तो यहाँ डायरेक्ट 8 लिख दूँ, चलो ठीक है 8 प्लस ईटा 3, हेप्टिसिटी 3 है, यानी कि 4 टोटल इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 8 प्लस क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 18, ये 18 रूल फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी का बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 कार्बोनाइल ने दे दिए, प्लस 3 टोटल हो गए 18। ऑप्शन नंबर डी,
मुझे सोल्व नहीं करना है, आंसर बता देता हूँ, यही आएगा। क्यों? अरे भैया ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ये भी 18 फॉलो करता है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 18 फॉलो करेगा। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो 16 इलेक्ट्रॉन में मोर स्टेबल है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक इन नेचर, वास का डेरिवेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कौन सा 18 फॉलो नहीं कर रहा था, उसके लिए यह आंसर है। चलो तो ठीक लगा लेना, ठीक है। ट्रांस PPH3 ट्वाइस IRCOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने बिफोर GPSC, बिफोर नेट, ये क्वेश्चन हमारी बुक में से उठाया है। हमारी बुक में से, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैटालिस्ट की बुक में से ये क्वेश्चन उठाया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बताया है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा मजबूत, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो क्या होगा भैया, CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो CO की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। यानी कि हमें सिर्फ चेक क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। यदि हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पता चल गया, फिर तो आसानी से हम लिख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। आइए चेक करते हैं। पहला, यहाँ पे टोटल आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए हुए हैं। पहले कॉम्प्लेक्स, पहला मैं बता देता हूँ Mn+ वाला कॉम्प्लेक्स है, दूसरा है क्रोमियम न्यूट्रल स्टेट में, तीसरा है V- वाला, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है T-2 वाला। ठीक है, चलो अब देखो सभी में कार्बोनाइल एजेंट लिगेंड है, सभी में 6 लिगेंड है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ मेटल पे चार्ज डिफरेंस है, और सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मेरे दोस्त, चेक कर लीजिएगा। Mn+ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैंगनीज के पास, 4। Cr, अरे टोटल मैंगनीज के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, V- 6 इलेक्ट्रॉन, Ti-2 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन सभी में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आएगा। कैसे, आइए चेक करते हैं। याद कीजिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई दी थी कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, ये जो मेटल और कार्बोनाइल का जो बॉन्ड होए वो कैसे होगा, तो कि भैया ये कार्बोनाइल लिगेंड है, वो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कार्बोनाइल लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे। यदि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रीच हो जाएगी। यदि मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रीच हो जाती है तो मेटल बैक डोनेशन करेगी, किसको, अरे कार्बोनाइल को भैया। यानी कि यहाँ पे हो गया पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मेटल टू कार्बन पाई बॉन्डिंग, मेटल टू कार्बन पाई बॉन्डिंग। लेकिन ऐसा कब होगा, जब मेटल ये पूरा का पूरा है ना भैया, मैंने बुक में करवाया है, बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, ये तो शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ तो मैंने विथ ऑर्बिटल आपको बताया है, कौन सी ऑर्बिटल में से कैसे चेंज आएगा। ठीक है, दूसरी बात बता दूँ, यहाँ पे पहले कार्बोनाइल ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया मेटल के साथ, फिर मेटल क्या करेगी, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस करेगी, किसको करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल वापस करती है कार्बोनाइल को, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगी। सिंपल सी बात है, ये पाई बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो यहाँ से पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेटल कार्बन पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होता है तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होता है। दोनों इनवर्सली रिलेशन में है भैया, दोनों इनवर्सली। यदि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। यदि मेटल से कार्बन पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज,
तो ये इंक्रीज हो जाएगा। यदि ये इंक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज, यदि ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, इतना समझ गए। आइए चेक करते हैं। अब मैं समझा देता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स है Mn+ वाला, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है C डबल बॉन्ड O लिखता हूँ। दूसरा है क्रोमियम वाला, ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्रोमियम वाला। अब सभी में चेक क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी, कार्बन ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों आता है। Ti-2 यहाँ पे सिर्फ देख, अब सभी में पाई बॉन्ड की बात कर, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए कार्बन मेटल के बीच में, वो सब बात भूल जा तू, सिर्फ फोकस करना है तुझे मेटल कार्बन पाई बॉन्ड पे। फिर से बोल रहा हूं, मेटल और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उस पे फोकस करना है, कार्बन ऑक्सीजन भूल जा अभी। चल, मेटल में सभी मेटल के ऊपर देख, कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसी कौन सी मेटल है, दिखाई ही दे रहा है Ti-2। तो Ti-2 है वो ज्यादा पाई बॉन्डिंग बनाएगा। मान लीजिए इन्होंने 70% पाई बॉन्डिंग बनाया, इसने बनाया 50%। इस तो न्यूट्रल है, मेटल न्यूट्रल हो रही है। देख, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, वैसे वैसे पाई बॉन्डिंग, मेटल टू कार्बन पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगा। मान ले यहाँ पे 40% हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 40%, तो यहाँ पे तो 20% हो जाएगा। तो मैंने बताया था जितना मेटल टू कार्बन पाई बॉन्डिंग ज्यादा, उतना कार्बन टू ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग कम। दोनों का टोटल कर ले मेरे दोस्त, सभी में आएगा 100। मान ले यहाँ मेटल टू कार्बन पाई बॉन्डिंग 70%, कार्बन टू ऑक्सीजन 30%, यहाँ पे मेटल टू कार्बन पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हुआ ना, इसकी कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ, तो यहाँ से ये इंक्रीज कर जाएगा। ये दोनों, ये गेम क्या है, ये मसला तो 100% का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 60% हो जाएगा। ये तो स्टेटिस्टिकल आपको समझे लगे आप, इसलिए बता रहा हूँ, वरना ऐसा होता नहीं एक्चुअली, ऐसा नहीं बोलता ये ऑक्सीजन ने, ए भाई मैंने 60% डोनेट किया, ये मैंने 50%, मैंने 30%, ऐसा नहीं होता है। ये तो स्टेटिस्टिकल डेटा सिर्फ आप समझ सको, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे। चलो सिंपल सी बात, अब सिर्फ इतना बता दो, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग ज्यादा किस में है। स्वाभाविक सी बात है, पहले Mn+ वाले कॉम्प्लेक्स में, फिर क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स में, फिर वेनेडियम -1 और फिर Ti-2। इन शॉर्ट, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा, उसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो आंसर आएगा Mn+ सबसे आगे, फिर न्यूट्रल, फिर -1, -2। चेक कर ले मेरे दोस्त, चेक कर ले, Mn+ वाला आगे, क्रोमियम न्यूट्रल, उसके बाद में V-, उसके बाद में T-2। CSIR नेट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 मार्क्स में पूछते हैं। GPSC में 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क में पूछा है। मार्क्स से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेट का पेपर दे रहे हो, गेट का, जीसेट का, IIT JEM का, या कोई भी पेपर लो GPSC का, कॉन्सेप्ट यदि पता है तो केमिस्ट्री तो सभी में एक ही जैसी है, केमिस्ट्री तो सभी में एक जैसी है, वो चेंज नहीं होगी। यस, मार्किंग अलग अलग हो जाते हैं, मार्क्स में क्या रखा है दोस्तों वो तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फटाक से आप आंसर टिक लगा सकते हो। नो डाउट क्वेश्चन लंबा है, लेकिन जो भी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके गया है वो डायरेक्ट टिक लगा सकता है, या तो जिसने कैटलिस्ट की बुक भी पढ़ी है वो भी आराम से पता लगा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन मेटल कार्बोनिल से पूछा था, बहुत सारे अभी भी मेटल कार्बोनिल के हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक देखे रहिए और घर पे रहना। चलो मिलते हैं, स्टे हेल्थी, थैंक यू वेरी मच।